भारत को आज़ादी 1947 में मिली और चाइना गृह युद्ध के बाद 1949 में बना। 1980 तक दोनों देशों की कंजर्वेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी थी। दोनों ही देश ग्रो नहीं कर पा रहे थे। पर 1990 के बाद चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला और 30 साल बाद आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2020 में चाइना की इकोनॉमी $14 ट्रिलियन है। आप ये कह सकते हैं इस समय दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाइनीज इकोनॉमी है। नंबर 1 नहीं है पर स्ट्रॉन्ग है। और वहीं भारत 2020 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, जो कि $3.2 ट्रिलियन है। इकोनॉमी वाइज चाइना भारत से आज 4 से 5 गुना बड़ा देश है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया इन बीते 30 सालों में कि आज वो भारत से इकोनॉमी में इतना आगे निकल गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को खूब शेयर कर सकते हैं। और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चाइना के आगे निकलने की पहली वजह चाइना की पॉलिसीज है। 1949 से 1978 तक चाइना की इतनी स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी थी कि वो ग्रो नहीं कर पा रहा था और ये बात चाइना ने जल्दी समझ ली। 1978 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर डेंग जाओपिंग ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। उन्हें पता था कि चाइना कभी भी अपने दम पे ग्रो नहीं कर सकता है, तो उन्होंने चाइना की इनर पॉलिसीज को बदलना चालू किया, फॉरेन रिलेशन को ठीक किया और फिर उसके बाद न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। इन रिफॉर्म में चाइना ने दूसरे देशों को परमिशन दी कि वो चाइना में इन्वेस्ट करे और बिजनेस स्टार्ट करे। जापान, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और मशीन्स खरीदी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया, मेक इन चाइना को बढ़ावा दिया, जिसका नतीजा आज चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है। चाइना की जीडीपी 1978 में $150 बिलियन की थी और आज 2020 में ये $14 ट्रिलियन की हो गई है। वहीं भारत में मेक इन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 2014 से हुई। चाइना ने 1978 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी। 36 साल का डिफरेंस है दोनों के बीच। कुछ लोग हमारे यहाँ 6 साल में ही मेक इन इंडिया को फेलियर बोल रहे हैं, जबकि मेक इन चाइना को सक्सेसफुल होने में 42 साल लग गया। कुछ लोग मेरे से हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि भारत ने 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था, पर उसके बावजूद भारत कभी भी चाइना की स्पीड से ग्रो नहीं किया। तो इसकी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। चाइना में कंट्री को लेके कोई पॉलिटिक्स नहीं की जाती है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, जो पॉलिसी बना दी जाती है उस पे काम होने लगता है। वहीं हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है। जब भी कोई अच्छी पॉलिसी देश में आती है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें अपनी टांग अड़ा देती है। जब कांग्रेस थी तो बीजेपी यही करती थी, आज बीजेपी है तो कांग्रेस यही कर रही है। रिसेंट एग्जांपल आपको फार्म बिल में देखने को मिलेगा। फार्म बिल कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में भी था। कांग्रेस भी यही फार्म बिल लाना चाहती थी, पर आज सत्ता में वो नहीं है तो इसका विरोध कर रही है। चाइना में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अगर कोई बिल या पॉलिसी ला दी तो उसका विरोध नहीं होता है और इसी के चलते चाइना लॉन्ग टर्म गोल सेट कर पाता है। चाइना की वन पार्टी सिस्टम के कारण ही चाइना लॉन्ग टर्म गोल सेट कर पाता है, क्योंकि देश में हर 5 साल में कोई इलेक्शन नहीं होता है। गोल्स, विजन सब क्लियर होता है। तो इसका फायदा ये होता है कि चाइना आराम से स्ट्रेटेजिक और प्रॉपर प्लानिंग करता है और फिर उसी के चलते ग्रो करता है। वही भारत में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ऊपर से हर साल किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होता है। इसके चलते लॉन्ग टर्म गोल सेट करना नामुमकिन बन जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को भी पता होता है कि जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक उस प्रोजेक्ट में काम चलता रहेगा। जब सत्ता गई वो प्रोजेक्ट होल्ड हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, चाहे वो प्रोजेक्ट देश के लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो। एग्जाम्पल दूं तो बुलेट ट्रेन का ही प्रोजेक्ट देख लो। महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार थी तब तक प्रोजेक्ट चल रहा था, आज नहीं है तो प्रोजेक्ट होल्ड में चला गया। और कुछ बेवकूफ इसको एनवायरमेंट से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं पेड़ कटेगा। हद है। जब भी देश में डेवलपमेंट की बात आती है तो इन्हें एनवायरमेंट दिखने लगता है, और जब एनवायरमेंट क्लाइमेट कंडीशन की बात आती है तो इन लोगों को डेवलपमेंट, बेरोजगारी दिखने लगता है। चाइना में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है। वहां कंट्री की डेवलपमेंट पहले देखी जाती है। चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा स्टेप चाइनीज गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है। पिछले 30 सालों में चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया है। खूब रोड्स, हाईवे, ब्रिज, पोर्ट, रेल बनाया है, जिसके चलते चाइना में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो गई है। साथ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो गई है। इस प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते दुनिया भर की कंपनीज ने चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना चालू किया और साथ में चाइना में नए बिजनेस भी खुलने लगे और धीरे धीरे चाइना मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन गया। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 1992 से 2011 तक चाइना ने ऑन एन एवरेज हर साल अपनी जीडीपी का 8.5% इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। वहीं भारत में सिर्फ 4.7%। इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस के साथ साथ चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ध्यान दिया है, क्योंकि चाइना को पता था कि उसके देश की आबादी बहुत है,
सरकारी नौकरी उतनी है नहीं, तो जितना मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ेगा उतनी ही देश में बेरोजगारी कम होगी और साथ में देश की ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। और ऐसा हुआ भी। आज के समय चाइना मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 देश है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में ही है। आज चाइना में हर चीज बनती है, एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक। बहुत सी कंपनी आज भी चाइना से अपना बिजनेस शिफ्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज के टाइम चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना इतना सस्ता है कि उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट ने पिछले 30 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आसान हो गया है। इसके अलावा चाइना ने टैक्स सिस्टम को आसान बना दिया है, लेबर लॉ को ठीक किया है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को इजी कर दिया है, कंपनीज को एक्सपोर्ट में इंसेंटिव्स देना स्टार्ट किया है, लोन फैसिलिटी को इजी कर दिया है। इन सब के चलते चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना आज के समय लोकल और ग्लोबल कंपनीज के लिए आसान और सस्ता हो गया है। और इसके चलते आज चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर देश है। चाइना की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 40% है। दुनिया के किसी भी देश के इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में चाइना जितना नहीं है। हमारे देश में कुछ लोग एफडीआई को लेकर रोते रहते हैं कि एफडीआई अच्छा नहीं है, फॉरेन कंपनीज कब्जा कर लेंगी, ईस्ट इंडिया वाला हाल हो जाएगा, अजीब अजीब ज्ञान देते हैं। पर शायद उन्हें पता नहीं है कि चाइना एफडीआई के चलते आज इतना ग्रो कर पाया है। चाइना कोई अमीर देश नहीं था, वहां पे भी गरीबी थी। वहां की सरकार ने एफडीआई की पॉलिसी को ठीक किया, जिसके चलते 1990 से चाइना में इन्वेस्टमेंट होने लगी और आज इसी इन्वेस्टमेंट के दम पे चाइना सबको आग दिखा रहा है। जहां 1990 में चाइना में सिर्फ $3.4 बिलियन का एफडीआई आया था, वही 2019 में अमेरिका से ट्रेड वॉर होने के बावजूद चाइना में $155 बिलियन का एफडीआई आया था। वहीं भारत में $60 बिलियन का एफडीआई आता है तो लोग चिल्ला देते। आपको बता दूं कि 2013 में चाइना में $290 बिलियन का एफडीआई आया था। अगर इतना एफडीआई भारत में आ गया तो पता नहीं कितनों को हार्ट अटैक आ जाएगा। चाइना के लेबर कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनने के पीछे एफडीआई भी एक रीजन है। अगर चाइना में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता तो आज चाइना इतना ग्रो ही नहीं कर पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ चाइना ने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में फोकस रखा। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हर साल बढ़ रहा है और उसी तरह चाइना का एक्सपोर्ट भी हर साल बढ़ रहा है। 2019 में चाइना का $3.8 ट्रिलियन का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट था, उसमें से $2.6 ट्रिलियन चाइना ने एक्सपोर्ट कर दिया। चाइना हर साल जितना सामान बनाता है आधे से ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर देता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार भारत तो कभी भी चाइना के आसपास नहीं पहुंच सकता, भारत में बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है, मैं प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। भारत का सर्विस सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। भारत का सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और सर्विस सेक्टर में खासकर आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और ये इकलौता ऐसा सेक्टर है जो चाइना से अकेला टक्कर लेता है। चाइना की आईटी इंडस्ट्री की मार्केट साइज 2020 में $180 बिलियन की है। नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आईटी इंडस्ट्री की मार्केट साइज 2019 में $180 बिलियन की थी। 2020 में आपको ये और बढ़ती हुई नजर आएगी। भारत के पास टाटा, इन्फोसिस, HCL जैसे कंपनीज हैं जो ग्लोबली बहुत सक्सेसफुल है। तो यहाँ से भारत को सीखने की जरूरत है। साथ में भारत को चाइना से भी सीखने की जरूरत है। देखो, इस समय चाइना और भारत के रिलेशन अच्छे नहीं है, पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि चाइना भारत से आगे है और अगर भारत को चाइना के आसपास पहुंचना है तो उसे चाइना से कुछ चीजें सीखनी होंगी और उसकी जैसी कुछ पॉलिसीज भी लानी होंगी। अब क्या सीखने की जरूरत है भारत को, बहुत सिंपल मैं बताता हूँ। आप इस फिगर में दोनों देशों के जीडीपी बाय सेक्टर और हर सेक्टर में कितना लेबर फोर्स इन्वॉल्व है वो देख सकते हैं। आप दोनों देशों के फिगर में डिफरेंस देखो, इससे आप खुद समझ जाओगे कि भारत कहाँ पीछे। भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर चाइना से बेहतर है, उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी एग्रीकल्चर सेक्टर ने कोरोना के समय भारत की लाज बचाई है। सर्विस सेक्टर भारत का बेस्ट है, इसी ने भारत की अर्थव्यवस्था का बोझ उठाए रखा है। भारत चाइना से इंडस्ट्री सेक्टर में पीछे है, तो भारत सरकार को किसी भी तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ाना होगा और इंडस्ट्री सेक्टर में काम करने के लिए जो लेबर फोर्स आएगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में 44% लेबर फोर्स है, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर फोर्स ट्रांसफर होकर इंडस्ट्री सेक्टर में आता है तो उससे एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई असर नहीं पड़ेगा और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब भारत सरकार इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस करेगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किन कारणों से चाइना भारत से आगे हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।